नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डीप और कल्चरल स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आती है सीधे नॉर्थ इंडिया से। हम टेम्सुला आओ की लिखी एक बेहद खूबसूरत ट्राइबल टेल द पॉट मेकर को समझने वाले हैं। एक फोकलोर एक्सपर्ट होने के नाते मैं हमेशा मानता हूं कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स बस एक आम सा काम नहीं होते, वो एक्चुअली एक पूरी कम्युनिटी की रूह होते हैं। इमेजिन कीजिए नागालैंड का एक ट्रेडिशनल ट्राइबल विलेज। चारों तरफ धुंध से ढकी पहाड़ियां हैं और वहां नेचर और उनका क्राफ्ट एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में डाइव इन करते हैं। अब जरा उस गांव की लाइफ को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। यहाँ जिंदगी कंप्लीटली रूरल है, टोटली नेचर पर डिपेंड करती है। लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते हैं और इस गांव के पास एक नदी बहती है जिसका किनारा उसे बहुत सेक्रेड माना जाता है। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां से उनकी एंसेस्ट्रल पॉटरी के लिए खास लाल और ग्रे रंग की मिट्टी मिलती है। ये मिट्टी ना इस गांव के धड़कन की तरह है। तो सेक्शन 3 ट्राइबल रूट्स एंड रेड क्ले। कहानी के इस पार्ट में हमारी मेन कैरेक्टर से हम मिलते हैं। इस छोटी सी बच्ची का नाम है सेंटिला। पता है, जब वो खेत और जंगलों में घूमते हुए बड़ी हो रही थी तो उसने बस एक ही सपना देखा था। वो बिल्कुल अपनी माँ और नानी की तरह उस मिट्टी को आकार देना चाहती थी, पॉट्स बनाना चाहती थी। यहाँ हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए क्राफ्ट वर्क का असली मतलब क्या है। देखिए, ये कोई रेगुलर 9 to 5 जॉब नहीं है। इन विलेजेस के लिए पॉट्स बनाना उनकी हिस्ट्री में बहुत डीपली रूटेड है। ये उनकी सोल है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है और सबसे बड़ी बात, एक जिंदा परंपरा है। और यंग सेंटिला को यही लिविंग ट्रेडिशन नेचुरली अपनी तरफ खींच रही थी। उसके अंदर जैसे अपने पूर्वजों का एक इंस्टिंक्ट बस गया था। पर देखिए, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? सेक्शन 5 द हेवी बर्डन ऑफ पॉटरी। यहां कहानी का टोन थोड़ा चेंज होता है। सेंटिला की मां, जिसका नाम अरनला था, वो एक्चुअली बिल्कुल खिलाफ थी कि उसकी बेटी ये पुश्तैनी काम सीखे। वो स्ट्रिक्टली इस बात को अपोज कर रही थी। पर आखिर एक मां अपनी बेटी को अपना क्राफ्ट क्यों नहीं सिखाना चाहेगी? आइए देखते हैं। अगर आप उनकी रियलिटी देखें तो दोनों कामों में जमीन आसमान का फर्क था। अरनेला के लिए पॉटरी का मतलब था एक हार्श रियलिटी। 16 किलोमीटर का लंबा पैदल सफर, खड़ी ढलान से भरी मिट्टी उठाकर लाना, एक्सट्रीम थकावट, महीनों का लंबा काम और बदले में बस थोड़े से पैसे। वहीं दूसरी तरफ थी वीविंग यानी बुनाई। ये घर के अंदर होती है, सेफ है, साफ सुथरा काम है, जल्दी होता है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और घर के लिए कपड़े भी बन जाते हैं। कोई भी मां अपनी बेटी के लिए वही सेफ और प्रॉफिटेबल लाइफ चाहेगी ना? फिर एक रात सेंटिला चुपचाप अपने पेरेंट्स की बातें सुन लेती है। अरनेला वहां कह रही होती है, मैं उसे बर्तन बनाना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी क्योंकि इस काम से मुझे ना खुशी मिली है और ना ही मेरी मेहनत का सही रिवॉर्ड मिला है। सोचिए, उस छोटी बच्ची के लिए ये कितना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहा होगा। वो इस क्राफ्ट से इतना प्यार करती थी और उसकी खुद की माँ उसे सिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि इसमें फिजिकल पेन बहुत था और इनकम कम थी। लेकिन हमारी सेंटिला हार मानने वालों में से कहां थी? लेट्स मूव टू पार्ट 8 कम्युनिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जब उसके पेरेंट्स खेत में काम करने चले जाते तो सेंटिला रुकी नहीं। वो चुपचाप गांव के दूसरे कुम्हारों यानी पॉटर्स को काम करते हुए देखने चली जाती थी। उसने उनको सीक्रेटली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और वो वहां बैठकर एक एक स्टेप को इतने ध्यान से देखती। एक दाव, जो कि एक ट्रेडिशनल टूल होता है, उससे मिट्टी खोदना, फिर उसे पानी के साथ बैम्बू कंटेनर्स में कूटना। उसके बाद कुम्हार अपने बाएं हाथ से मिट्टी को पकड़ते और दाएं हाथ की स्पैचुला से उसको आकार देते थे। उस स्पैचुला की जो टप टप की आवाज थी ना, वो सेंटिला को बिल्कुल किसी म्यूजिकल रिदम जैसी लगती थी। और एंड में मिट्टी सूखने के बाद उसे घास और बैम्बू से बनी भट्टी में पकाना होता था, जहां आग का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वरना आपकी महीनों की मेहनत वेस्ट हो सकती है। आप सोचिए, जब एक बच्ची रोज ऐसे पॉटर्स के पास जाएगी तो गांव वालों का ध्यान तो उस पर जाएगा ही। गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोग आपस में पूछने लगे कि भाई अरेनाला अपनी बेटी को ये काम क्यों नहीं सिखा रही। गांव के जो एल्डर्स थे वो सच में टेंशन में आ गए। उन्हें फिक्र होने लगी कि अगर आज की जनरेशन अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाएगी तो गांव का ये एंसेस्ट्रल क्राफ्ट तो हमेशा के लिए मर जाएगा। और यहां पर पंचायत एल्डर्स की एक बेहद पावरफुल फिलॉसफी सामने आती है। उन्होंने सेंटिला के पिता मिसोबा को बुलाया और एक ऐसी बात कही जो हमारी इस कहानी का कोर है। उन्होंने कहा, ऐसे हुनर किसी एक व्यक्ति के नहीं होते। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। उनका मानना था कि ट्रेडिशनल स्किल्स कम्युनिटी की जरूरतें पूरी करते हैं और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस हुनर को आगे पास ऑन करें। ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस का मैटर नहीं था।
तो कम्युनिटी के इस प्रेशर के बाद शुरू होता है सेक्शन 12, लर्निंग द क्राफ्ट सीक्रेटली। आखिरकार अरेनेला थोड़ी झुक गई और सेंटिला को नदी किनारे ले आई। उसने सेंटिला को मिट्टी खोदना और उसे प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना तो सिखा दिया, लेकिन जब बात मिट्टी को एक्चुअली शेप देने की आई तो सेंटिला बुरी तरह स्ट्रगल करने लगी। उससे वो मिट्टी ठीक से कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और इसका नतीजा क्या हुआ पता है? एक पूरा साल एक साइलेंट स्ट्रगल में निकल गया। दरअसल होता क्या था, जब भी सेंटिला फ्रस्ट्रेट होकर हार मान लेती और शर्म से सर झुका लेती, उसकी मां चुपचाप आती, उसके हाथ से मिट्टी ले लेती और उस बर्तन को पूरा खुद ही कर देती थी। एक साल गुजरने के बाद भी सेंटिला एसेंशियली कुछ नहीं सीख पाई, क्योंकि उसकी मां हमेशा उसकी गलतियां ठीक करने के लिए वहां मौजूद थी। उसने खुद मिट्टी को डीपली फील किया ही नहीं। फिर स्टोरी में एक बहुत बढ़िया टर्न आता है। ट्रेडिशन के हिसाब से थोड़ी बड़ी होने पर सेंटिला को कुछ दिनों के लिए गांव की ट्रेडिशनल गर्ल्स डॉर्मेटरीज में भेजा गया। वहां उसकी मुलाकात होती है ओनुला से। इन्हें सब आंटी कहते थे, एक बेहद काइंड मिडिल एज्ड विधवा। एक दिन जब बाकी सब बाहर थे, ओनुला ने एक्चुअली नोटिस किया कि सेंटिला अकेले में एकदम घबराई हुई हालत में सीक्रेटली पॉट्स बनाने की कोशिश कर रही है और लगातार उसमें फेल हो रही है। नाउ व्हाट्स रियली अमेजिंग हियर इज ओनुलाज मेंटरिंग। उसने सेंटिला को डांटा बिल्कुल नहीं, उसने उसके पास बैठकर एफर्टलेसली मिट्टी को शेप करके दिखाया। और जब सेंटिला ने वापस ट्राई किया और एक बेसिक शेप बनाई तो ओनुला ने उसकी एग्जैक्ट टेक्निकल मिस्टेक्स पॉइंट आउट की। उसने बताया कि बर्तन का मुंह ठीक नहीं है। उसने एक बहुत काम की एडवाइस दी कि अगली बार अपनी मां के बाई हाथ की ग्रिप यानी लेफ्ट हैंड की होल्ड को ध्यान से देखना और हाँ, किनारों पर आकर अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर लेना। इस छोटी सी पर एग्जैक्ट टेक्निकल नॉलेज ने सेंटिला का पूरा कॉन्फिडेंस जगा दिया। चलिए अब आते हैं सेक्शन 16, द फाइनल मास्टरपीस पर। हम इस स्टोरी के सबसे क्रूशल और इमोशनल हिस्से में एंटर कर रहे हैं। एक दिन बहुत खिली हुई धूप थी और एरेनिला को एक्चुअली कमर में काफी दर्द हो रहा था। तो उसने क्या किया, सुबह सुबह अपना जरूरी काम निपटाया और शेड में सेंटिला को अकेला छोड़कर चली गई, ये कहते हुए कि धूप अच्छी है, तुम ही जितने हो सके उतने बर्तन बना लो आज। सेंटिला पहले तो शायद थोड़ी सरप्राइज हुई होगी, पर फिर उसने मिट्टी उठाई और उस पर ओनुला आंटी की दी हुई सारी एडवाइस अप्लाई करनी शुरू कर दी। और यू नो व्हाट, अचानक से उसने एक परफेक्ट रिदम पकड़ ली, बिल्कुल किसी रेसर की तरह जिसने अचानक अपनी टॉप स्पीड पकड़ ली हो। उसका हाथ एक परफेक्ट टेक्निक और अमेजिंग कोऑर्डिनेशन के साथ चलने लगा। एक के बाद एक फ्लॉलेसली मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनने लगे। और दोस्तों, दिन ढलने पर जब वो रुकी तो जो फिगर सामने आया वो एब्सोल्युटली अस्टॉनिशिंग है। नंबर 1, 1। जब उसने टोटल पॉट्स काउंट किए तो पता चला कि उसने लगातार काम करके लगभग उतने ही बर्तन बना दिए थे जितने उसकी हाईली एक्सपीरियंस्ड मां बनाती थी। उन दोनों के आउटपुट में पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉट का फर्क था। सेंटिला ने बिल्कुल परफेक्शन के साथ फाइनली अपने आप को साबित कर दिया था। अब सेंटिला ऑब्वियसली बहुत थकी हुई थी, पर अंदर से बहुत प्राउड महसूस कर रही थी। वो जल्दबाजी में भूखी प्यासी खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंची। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर आई, वहां एक अजीब सा सन्नाटा था, अ सडन स्टिलनेस। उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर पड़ी थी और वो सांस नहीं ले रही थी। और यहां से कहानी अपने फाइनल और सबसे सैड फेज में जाती है, सेक्शन 20, लेगेसी ऑफ द पॉट मेकर। दोस्तों, उस दिन उस पूरे गांव में एक डीप चुप्पी छा गई। एक बच्ची की सक्सेस और खुशी का दिन अचानक एक ट्रेजेडी में बदल चुका था। गांव वाले इकट्ठे हो गए। सेंटिला इस सदमे से कंप्लीटली टूट चुकी थी। वो अपनी मां के शरीर के पास बैठी लगातार रो रही थी और रोते हुए सेंटिला बार बार यही शब्द कह रही थी, मां, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, ये सब अपने आप हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। गांव वाले भी हैरान थे कि ये बच्ची अचानक माफी क्यों मांग रही है, लेकिन सेंटिला के इस रोने के पीछे एक बहुत डीप, हालांकि टोटली मिसप्लेस्ड गिल्ट था। उसे लग रहा था कि आज उसने पॉट मेकिंग में उस मास्टर लेवल को टच कर लिया है जो सिर्फ उसकी मां का था। उसे लगा जैसे उसके इस हुनर पर कब्जा करने की ही कीमत उसकी मां की जान थी, जैसे उसकी सफलता ने उसकी मां को हमेशा के लिए डिस्प्लेस कर दिया हो। लेकिन इस पूरे इमोशनल केओस के बीच इस गिल्ट को और एक सच्चाई को सिर्फ एक इंसान समझ पाई, ओनुला। जब ओनुला उस खाली शेड के अंदर गई तो उसने वहां क्या देखा? ताजे बने मिट्टी के बर्तनों की 2 लंबी कतारें थीं। दोनों लाइंस परफेक्टली अरेंज्ड और दोनों इतनी आइडेंटिकल थीं, एकदम बराबर, कि कोई फर्क ही नहीं बता सकता था कि इनमें से कौन सी लाइन उस मास्टर अरेनेला की थी और कौन सी उसकी बेटी सेंटिला की। दोनों एक लेवल पर थे। ओनिला वहां उन बर्तनों को देखकर बस रुक सी गई
और उस पूरे ब्रिलियंस को देखकर उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि हाँ, लॉस यानी नुकसान सच में बहुत बड़ा और ट्रैजिक है। एक माँ चली गई है, लेकिन इस दुख के बीच भी एक जनरेशन का हुनर, पूर्वजों का पास किया गया वो टॉर्च सक्सेसफुली आगे बढ़ चुका है। उस गांव को, उस परंपरा को उस दिन एक नई पॉटर मिल चुकी थी। एक जनरेशन जब अपना हुनर आगे बढ़ाती है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। द पॉट मेकर हमें यही सिखाती है कि कल्चरल हेरिटेज या ट्रेडिशनल स्किल्स बस मिट्टी और हाथ की सफाई नहीं होते। इनके पीछे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सैक्रिफाइसेस होते हैं और कभी-कभी ऐसी दर्द भरी कहानियां नहीं छिपी होती हैं जो हमारी आइडेंटिटी को एक्चुअली जिंदा रखती हैं। Friends, if you like the explanation, hit the like and subscribe button for more such helpful videos.